हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे सेफ्टी एंड फायर की क्लास। और आज से हम कोशिश करेंगे कि डेली क्लास लेते रहें। ये क्लास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है। जो भी बच्चा आईटीआई की हुई है, जिसने भी इलेक्ट्रीशियन से और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, और अभी हरियाणा में भी एएलएम की भर्ती आई हुई है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगी। और ये क्लास है बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, अपने हाथों से पीडीएफ बना के, और मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसीलिए आपके पास भी मैं कोशिश करूँगा कि आप भी इसको पढ़ें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइनमैन, एएलएम, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन और सभी इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट जॉब के लिए बनाई गई है आज की क्लास। सेफ्टी एंड फायर। सबसे पहले हम यही कोई भी काम करते हैं और कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर हमारी जॉब लग भी जाती है, उसमें भी ये काम आता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेफ्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ेंगे सेफ्टी एंड फायर। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फायर, आग। आग कैसे कैसे लग सकती है, आग कैसे बनती है और उसके लगने के क्या कारण हो सकते हैं। आग लगने के लिए मुख्यतः तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। इन तीनों के मिश्रण से ही आग लगती है, किसी एक की अनुपस्थिति से भी आग लग नहीं सकती। आग लगना इम्पॉसिबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोल पंप पे हम गाड़ी में तेल भरवाने जाते हैं तो आसपास ऑक्सीजन भी होती है और तेल भी होता है। हीट की एब्सेंस में वहाँ आग नहीं लग सकती, इसलिए वहाँ प्रोहिबिटेड होता है कि वहाँ कोई बीड़ी और सिगरेट ना पिए, क्योंकि अगर बीड़ी और सिगरेट वहाँ उसके आसपास कोई हीट लेके जाएगा तो वहाँ आग लगने का खतरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आग लगने के कारण। आग किन किन कारणों से लग सकती है? स्पार्किंग, जैसे कोई मशीन चलती है, ग्राइंडर चलता है, या अलग प्रकार की कोई भी मशीनें चलती हैं, तो उनमें से स्पार्किंग निकलती है। उस स्पार्किंग से, जैसे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग मशीन से भी उसके छिंटे निकलते हैं, तो उससे आग लगने का खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ये जैसे कोई आपस में न्यूट्रल या फेस का मिल जाना, या कोई दो फेसों का आपस में मिल जाना, उससे आपस में दो फेस आपस में मिल जाते हैं तो उनमें चिंगारी उत्पन्न होती है और आग लगने का खतरा रहता है। नंबर 3 है लूज कनेक्शन। कनेक्शन लूज हो जाते हैं तो उनसे स्पार्किंग उत्पन्न होकर उनसे भी आग लगने का खतरा रहता है। नंबर 4 है ओवरलोड। जब हम किसी भी उपकरण पे, मशीन पे या मोटर पे ओवरलोड देते हैं तो उनकी वाइंडिंग गर्म हो जाती है और गर्म होके उनमें आग लग जाती है, जिससे आसपास की चीज़ों में भी आग लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमें जितना लोड की कोई चीज़ बनाई गई है उतना ही लोड देना चाहिए, उतनी ही वोल्टेज या उसको एम्पियर देना चाहिए। खराब इंसुलेशन। जैसे किसी भी मोटर का, पंखे का इंसुलेशन खराब हो रखा है तो उनमें भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है और आग लग सकती है। खराब उपकरण का यूज़ करने के कारण, कोई भी उपकरण खराब है, जैसे कि हमारा पंखा या मोटर खराब हो रखी है या रुक रुक के चल रही है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, तो हम उसको ठीक नहीं कराते। हम कोशिश करते हैं कि मतलब 1-2 दिन और निकल जाए, ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे, लेकिन ये एक लापरवाही है। ऐसे में मोटर ज़्यादा जल सकती है और आसपास अगर कोई है तो उसमें चोट लगने का भी खतरा रहता है। तो इस प्रकार हमें उपकरणों को ठीक करा लेना चाहिए, खराब उपकरणों को यूज नहीं करना चाहिए।
नंबर 7 है ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थों का संग्रह, जैसे पेट्रोल, तेल, लकड़ी। हम जहाँ काम करते हैं तो वहाँ ये ध्यान रखें कि वहाँ पे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठे ना हो, और अगर हो सके तो उनका यूज़ नहीं है तो उनको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर हीट नहीं है। ठीक है। नंबर 8 है कार्यशाला में स्मोकिंग। आजकल तो भाई ऐसे ही हो रखा है कि काम जो करते हैं उनको स्मोकिंग चाहिए होती है, तो लेकिन उसका एक जोन होता है। स्मोकिंग एक अच्छे ऐसे जगह पे करना चाहिए जहाँ पे कोई खतरा ना हो। कम से कम जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर आग लगने का खतरा रहता है, वहाँ पे तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्यशाला में क्या होता है, इधर उधर ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या इलेक्ट्रिक वायर्स होती है। कहीं भी हम जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन उसका सीक्रेट बीड़ी का कोई भी पतंगा इधर उधर गिर जाता है तो आग लग सकती है। तो इसलिए काम करने की जगह पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और स्मोकिंग से भी आग लगने का खतरा रहता है। मशीन, भट्टी या हीटर, जैसे कि हम क्या करते हैं, सर्दियों में सीखने के लिए हीटर लगा लेते हैं, भट्टी लगा लेते हैं। ठीक है। और कोई भी मशीन होती है जो कि जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले मोटर चला रखी है, कार्यशाला में चला रखी है, वर्कशॉप में चला रखी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो एक मोटर चला के हम दूसरी भी प्रैक्टिकल करने लग जाते हैं, या एक मोटर चल रही है तो उसको ऐसे ही चलती छोड़ के दूसरी मोटर को चला देते हैं, और वो मोटर अनदेखे में ऐसे ही चलती रहती है। तो ऐसे चलते चलते उसको मतलब उसकी संभाल नहीं होएगी तो मतलब उसमें आग लगने का खतरा रहता है। हीटर भी ऐसे ही होता है, अगर सर्दियों में हीटर सीख रहे हैं, या वैसे ही कोई खाना बनाने के लिए हीटर चलाया था और खाना बना के उसको छोड़ देते हैं, याद नहीं रहता उसको बंद करना, तो ऐसे में उसके संपर्क में चीज़ें आती हैं तो आग लगने का खतरा रहता है। हो सके तो जब उनका यूज़ ना हो तो उनको बंद कर दें। आग लगने के बाद क्या करना चाहिए? क्या होता है कि मतलब हम ध्यान रखते हैं कि आग ना लगे, हम पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी किसी न किसी लापरवाही से आग लगी जाती है या लग सकती है कहीं पे भी। तो ऐसे में हम क्या करें? क्योंकि हो सकता है हमारी वजह से आग ना लगी हो, कोई दूसरे की वजह से लगी हो, या मतलब आग हम पूरी सावधानी रखते हैं तो कोई ऐसा सोर्स हो जाता है जहाँ से आग लगी जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले है हमें अलार्म बजा देना है। अभी आजकल तो ऐसे स्मोक डिटेक्टर लगे हुए कंपनियों में, वर्कशॉप में, जिससे ऑटोमेटिक धुएं से अलार्म बज जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी है तो जहाँ से अलार्म बजता है वहाँ से अलार्म बजा देना चाहिए, कि जिससे वहाँ पर काम करने वालों को पता चल जाए कि आग लगी हुई है, और इस संदेश अलार्म को सुन के सभी सेफ जोन में चले जाएं। नंबर 2 है कि आग चिल्लाओ, जिससे आसपास के लोग सावधान हो जाए। कई बार क्या होता है कि कोई नया एम्प्लॉय आया है, उनको पता नहीं होता कि अलार्म किस लिए बजते हैं, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं दी होती। तो हमें क्या करना है कि ऐसे चिल्लाना है कि आग आग, जिससे कि आसपास के लोग हैं उनको पता लग जाए और वो अपने सेफ जोन में चले जा सके और आग की चपेट से बच सके। फायर सर्विस को फ़ोन करके बुलाएं अगर आग ज़्यादा ही है और वो बुझ नहीं रही है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो फायर सर्विस को फ़ोन करें ताकि वो टाइम पे आके उसको कंट्रोल कर सकें, और जिससे व्यक्तियों की भी जान बच सके और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आसपास है वो जलने से बचाई जा सके। इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑफ कर दो। इलेक्ट्रिक सप्लाई को जैसे ही हमें पता चलता है कि आग लगी तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मेन स्विच है उसको बंद कर देना चाहिए, एमसी डाउन कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि आग लग जाती है तो आग से जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसका इंसुलेशन जल जाता है। इंसुलेशन जलने से शॉर्ट सर्किट होएगा, क्योंकि न्यूट्रल और फेस जब इंसुलेशन ही नहीं उनके बीच में रहेगा तो शॉर्ट सर्किट होना लाजमी है। तो इसलिए ऐसे में क्या करना है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ताकि और आग ना लगे और किसी को करंट ना लगे, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। लोगों को इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचाओ। क्या होता है कि कंपनियों में या कोई वर्कशॉप में उसमें इमरजेंसी एग्जिट होता है, ताकि अगर मेन गेट पे आग लगी है तो हम पीछे के गेट से बाहर निकल सकें और आग
किसी पेट में आने से बच गए। अगर आपको लगता है कि खतरा ज़्यादा है, ऐसे हो जाता है कि मतलब एकदम विस्फोट हो रहा है कोई भी चीज़ का, या कोई मतलब गैसीय कंपनी है या कोई किसी में ऑयली कंपनी है जिसमें ऑयल में तेल में आग लग गई है, तो आपको लगता है कि मैं अब अंदर किसी को बचा नहीं सकता या अंदर जाना मेरे लिए खतरा है, तो अंदर चाहे कोई है भी और आपको लगता है कि मैं उनको नहीं बचा सकता, मैं अंदर जाऊंगा तो मैं खुद भी जल जाऊंगा, तो वहाँ ना जाए और अपने आप को खतरे के स्थान से दूर ले जाए। ठीक है, तो आप खुद अपनी जान बचाएं और जहाँ तक हो सके सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। तो ये पढ़ा हमने, मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ, पढ़ा देता हूँ। पहले पढ़ा हमने आग लगने, कैसे आग क्या होती है, किन किन कारणों से आग लगती है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके कारण पढ़े और फिर आग लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अगर आग लगी जाती है तो उसके बाद क्या करना चाहिए, तो ये हमने पढ़ा। अभी क्या होता है, आग कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलोगे कि आग के भी प्रकार होते हैं। जी हाँ, ये आग के प्रकार इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनको कुछ पार्टों में बांट के आग का कंट्रोल ईजी से किया जा सके। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के नज़रिए को ध्यान में रखते हुए तो उसके आग के ये स्टैंडर्ड लेवल पर आग को 4 भागों में बांटा गया है और इसको क्लासेस में बांटते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये 4 भागों में आग को बांटा गया है। तो क्या है ये, चलो पढ़ते हैं। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर में क्या आती है, लकड़ी, पेपर, रबड़, कागज़ की आग। जैसे लकड़ी में आग लग जाती है, पेपर में आग लग जाती है, रबड़ या कागज़ में आग लग जाती है। ठीक है, तो उस आग को हमने क्लास ए में रखा है। तो ऐसी आग को बुझाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी आग को बुझाने के लिए पानी से हम उस आग को बुझा सकते हैं, रेत डाल के उस आग को बुझा सकते हैं, या एक एक्सटिंग्विशर आता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये एक्सटिंग्विशर क्या होता है, ये एक रेड कलर का एक सिलेंडर टाइप का होता है और उसमें क्या होता है, प्रेशर से कुछ चीज़ें भरी होती है। जैसे यहाँ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है तो प्रेशर से सोडा एसिड भरा होता है, तो वो प्रेशर से जैसे ही आग पे पड़ेगा तो वो आग को बुझा देते हैं। ठीक है, और क्लास ए फायर को कार्बोनियस फायर भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कार्बोनियस फायर भी कहते हैं, ये एग्जाम में आया हुआ है। क्लास बी फायर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ऑयल आदि लिक्विड ज्वलनशील पदार्थों से लगने वाली आग। ये क्या होता है, क्लास बी में जो भी तेलीय पदार्थ है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है, इनसे लगने वाली आग को क्लास बी में रखा गया है। ठीक है, क्लास बी फायर को लिक्विड फायर या ऑयल फायर भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑयल से ही लगती है आग। क्लास बी फायर को ऐसा एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं कि ऑयल फायर किसे कहते हैं या क्लास बी को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा कि लिक्विड फायर, गैसीय फायर या और कुछ एक ऑप्शन में डाल सकते हैं, जिसे हमने याद रखना है कि क्लास बी को अगर ऑयल से संबंधित आग लगती है तो उसको ऑयल फायर या लिक्विड फायर भी कहते हैं। क्लास बी फायर को बुझाने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्लास बी फायर को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या होता है, ये जहाँ पे हम फैक्ट्री का काम करते हैं वहाँ पे लिखा होता है क्लास बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, या अगर नहीं भी है, अगर हम सीनियर वहाँ पे सीनियर ओहदे पे हैं तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं तो ये फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आपने पढ़ा कि क्लास बी फायर क्या होता है। ठीक है, क्लास बी में ऑयल से संबंधित फायर आती है और इसको बुझाने के लिए फोम टाइप, ठीक है, एक झाग से निकलती है उसमें से, एक्सटिंग्विशर में से, तो वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखें यहाँ अगर क्लास बी की फायर है तो उसके लिए क्लास ए का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए हमने इसका पानी का यूज़ किया। ठीक है, तो क्लास बी में पानी का यूज़ नहीं करेंगे, पानी की
पानी के यूज से क्लास बी की आग नहीं बुझेगी, ठीक है। और बुझाएंगे तो मतलब ये डेंजरस भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक जो चीज़ बताई गया ऐसे ही हमने आग बुझानी है और वही याद करना है, वही एग्ज़ाम में सीधा सीधा आएगा। तो ये देखा हमने कि क्लास बी की फायर को बुझाने के लिए फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना है। पानी का उपयोग नहीं करते हैं। एक्सटिंग्विशर का मतलब बताया गया है। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना और एक्सटिंग्विशर होता है बुझाने वाला। जैसे कि टीच मैंने पढ़ाना होता है और टीचर क्या होता है पढ़ाने वाला, ठीक है। क्लासिफायर में गैसीय जवलीन पदार्थों से लगने वाली आग रखी गई है, जैसे कि LPG, CNG, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि कुछ गैसें होती हैं जिनसे आग लगने का खतरा रहता है। तो उन सभी पदार्थों को या उन सभी पदार्थों से लगने वाली आग को क्लास सी फायर कहा गया है या क्लास सी में रखा गया है ऐसी फायर को, ठीक है। तो इसके गैसीय फायर भी कहते हैं और क्लास सी फायर को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक्सटिंग्विशर जरूर याद रखना है। ये इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे बनेंगे कि क्लास सी की फायर मतलब किससे लगती है, तो आ जाएगा कि ऑयल से लगती है या लकड़ी और कागज़ की आग को क्लास सी में रखा गया है या LPG या CNG को रखा गया है या बिजली से लगने वाली आग को रखा गया है। तो हमें सीधा सीधा याद रखना है कि क्लास सी फायर किससे लगती है या इस क्लास में कौन सी आग को रखा गया है। LPG, CNG या गैसीय ज्वलनशील पदार्थ से लगने वाली आग है उसको रखा गया है क्लास सी में, ठीक है। ये भी पढ़ा कि हमने कि क्लास सी फायर को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। और ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये मेरे खुद के हैं, मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये आपके लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी और जैसे जैसे मैं आगे खुद पढ़ता जाऊंगा, मैंने अभी बहुत सारा कंटेंट बना रखा है, लेकिन बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो खुद पढ़ रहा हूँ ये इतना अच्छा बहुत ज़्यादा कंटेंट है और एग्ज़ाम के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। जितना मैं पढ़ूंगा उतना मैं कंटेंट यूट्यूब पे आपके लिए बनाता रहूँगा और इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जबकि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बैच से पढ़ रहा हूँ और अच्छे टीचरों से पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट मेरे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये सब कंटेंट आपके तक फ्री पहुँचाया जाए और आपको जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास डी फायर में इलेक्ट्रिक फायर से लगने वाली आग है या इसे इलेक्ट्रिक फायर भी कहते हैं, ठीक है। क्लास डी फायर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फायर। विद्युत उपकरणों इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण लगने वाली आग को क्लास डी फायर में रखा गया या इसे क्लास डी फायर भी कहते हैं, ठीक है। इसको बुझाने के लिए क्या यूज़ किया जाए, इसको बुझाने के लिए CTC, ये एग्ज़ाम में आया हुआ भाई क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ऑप्शन में आ जाएगा पानी का यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे, ठीक है, या मतलब और आ जाएगा साथ में जैसे कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे या CTC का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए सबसे बेस्ट है जो यहाँ पे CTC है। CTC की फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का ये मैंने फार्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ClCl4 कार्बन क्लोराइड का ये 4th टाइम होता है, इसलिए इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। इसको बुझाने के लिए हेलोन का भी प्रयोग करते हैं। हेलोन का वैसे तो चारों में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर चारों हेलोन का प्रयोग आ गया और 4 क्लासेस दे दी तो हम इलेक्ट्रिकल यूज़ करके आए, इलेक्ट्रिकल फायर का बुझाने के लिए हेलोन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा आ गया कि क्लास 4 की आग को बुझाने के लिए क्या आ गया और ऑप्शन में
CTC भी आ गया और हेलोन भी आ गया। ठीक है, तो हम CTC पे क्लिक करेंगे, ना कि हेलोन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे बेस्ट जो फायर एक्सटिंग्विशर है और क्लास डी के लिए उपयोगी है वो CTC ही है। ठीक है, वैसे मतलब अगर ऑप्शन में CTC नहीं है और हेलोन नहीं है तो हम क्लास डी के आग को बुझाने के लिए CO2 ऑप्शन होगा उसको भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर CO2 भी नहीं है तो मतलब ऑप्शन में जैसे ऐसे दे देगा, कार्बन से बुझेगी, पानी से बुझेगी, या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बुझेगी, या रेत से बुझेगी, तो हम वहाँ रेत भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फायर होती है जो वो रेत से भी बुझाई जा सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे क्या बताएगा कि एक्सटिंग्विशर कैसे कितने पर मतलब कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं फायर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या अपने व्यावसायिक उद्योगों में। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम। नंबर 1 है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। इसका इस्तेमाल क्लास ए फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। हमने पढ़ा भी था पीछे कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ क्लास ए की फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। क्लास ए में कौन सी फायर आती है, आपको पढ़ाया याद है, बताइए ज़रा। क्लास ए फायर में रखा गया है कि लकड़ी की आग हो गई, कागज़ की आग हो गई, या फिर ऐसे ही गत्ते की आग हो गई। ठीक है, कपड़े की आग हो गई। इस आग को क्लास ए फायर में रखा गया है और इसको बुझाने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हमने पढ़ा है कि क्लास बी की आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल इसको बनाने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में सोडा बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जैसे कि हम बाल्टी वगैरह में वैसे रेत लेते हैं ना, रेत से आग बुझाते हैं। ठीक है, जैसे क्लास ए की आग को हम रेत से ही बुझा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर में प्रेशर से उस रेत को भरा जाता है और उसके साथ कुछ गैसें भरी जाती है। जैसे इसमें बताया भी गया कि शुष्क अज्वलनशील पदार्थ क्या हो गया, जैसे रेत हो गया जो जलता नहीं है। ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रेशर के साथ भरा जाता है। तो जैसे ही हम उसको आग बुझाने के लिए यूज़ करेंगे उसको एक्सटिंग्विशर को, तो वो जो भी सॉलिड चीज़ होगी और गैस के साथ प्रेशर के साथ इतनी तेज़ी से आग के ऊपर कवर कर देगी, तो वो कवर करके उसके ऑक्सीजन को काट देगी और आग बुझ जाएगी। ठीक है, आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर जो भी है इनका यूज़ मेनली यही होता है कि उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करते ही आग बुझ जाती है। नंबर 4 है CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब हमने पीछे पढ़ा भी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग क्लास डी फायर को बुझाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर भी मैंने साथ में दे दिया। चलो आगे से बनाऊंगा तो इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं पहले आपसे पूछूंगा उसके बाद आपको आंसर बता दिया जाएगा, जिससे ये एग्ज़ाम में पीछे प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत सही है। क्योंकि क्या होता है कि 50 से 60%, ठीक है, प्रीवियस पेपर से ही क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं वही सेम डिटो क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चनों में आने वाले एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हमें प्रीवियस क्वेश्चनों को तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जितने मेरे सामने आएंगे, जितने मैं रिवाइज करूँगा, या कोशिश करूँगा कि और भी जो भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं मैं आपके लिए बनाता रहूँ और आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। पर्सन है यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिक फायर। ठीक है, यहाँ पर विद्युतीय आग के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी यूज़ करते हैं, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, फोम एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, हेलोन एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रिक ये फायर के लिए, क्या पढ़ाया है, देखो पानी किसके लिए यूज़ करते हैं, क्लास ए के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर ये भी क्लास ए के लिए यूज़ करते हैं। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर ये क्लास बी के लिए यूज़ करते हैं, जो ऑयली फायर है ना उसके लिए फोम टाइप यूज़ करते हैं। बचा क्या, हेलोन।
मैंने पढ़ाया था जैसे इलेक्ट्रिक फायर के लिए CTC का यूज़ करते हैं। अगर CTC ऑप्शन में नहीं है तो हेलम को हम चूज़ करेंगे। आगे प्रश्न है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज्ड इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ हम करते हैं, कहाँ करते हैं? क्लास A और क्लास B में, क्लास C और क्लास D की आग बुझाने में, क्लास A और क्लास C की आग बुझाने में, या क्लास B और क्लास D की आग बुझाने में। तो यहाँ पे उत्तर है D, क्लास B और क्लास D की आग बुझाने में। ठीक है, क्लास B और क्लास D की आग बुझाने में CO2 का यूज़ करते हैं, क्योंकि A का जो क्लास A है, कागज़ या कपड़े की आग है, उसको बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? पानी यूज़ करते हैं या सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। क्लास C कौन सी है? गैसीय है। जो गैस से लगने वाली आग है उसको क्लास C में रखा गया, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हमने पढ़ा है पीछे, बताओ। कमेंट करना है, ठीक है, जो उत्तर आपको लगे इनमें से कि क्लास, मैंने जैसे पूछा कि क्लास C को की आग है उसको बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। क्लास C की आग है जो गैसीय आग है, उसके लिए जो शुष्क पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज़ करते हैं या रेत का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कोई सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में आग लग जाती है ना, उसके लिए पानी मत डालना, पानी से वो आग नहीं बुझेगी। सिलेंडर पे कोशिश करना कि मतलब उसी ऑक्सीजन की सप्लाई काटने के लिए या तो रेत है आसपास है, उस रेत से उसको सिलेंडर को ढक दो। ठीक है, उससे उसकी आग बुझ जाएगी। या फिर ऐसा करना कि मतलब कोई मतलब मैंने किया है, मैंने देखा है, मैं ITI में था जब मैंने ITI 2017 में पास आउट किया है, तो उस टाइम रास्ते में ऐसे ही सिलेंडर में आग लगी हुई थी, जबकि मेरे को पता नहीं था इन चीज़ों का, तब मैं तो दूर चला गया था, लेकिन साथ में मेरा एक क्लासमेट था, उन्होंने क्या किया, उसको आग बुझाने के लिए रेत से ही उसकी सिलेंडर की आग बुझाई। उसको बहुत ही मतलब निडर है वो, अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में, बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही आपको जैसे गैसीय है या क्लास C की आग है उसको बुझाने के लिए क्लास C का यूज़ करेंगे। क्लास D के लिए CTC का यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में COT का यूज़ भी करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? क्लास B, जो ऑयली है फायर है और इलेक्ट्रिक फायर है, उसके लिए CO2 का हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, और ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो लेके आते रहेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए लेके आते रहेंगे। ऐसे नहीं कि आपके लिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में बैच बनाऊंगा, एक सीरीज बना देंगे। ठीक है, और उसमें देखते रहना आप। ठीक है, कंटिन्यू आती रहेगी ये वीडियो, जैसे मतलब अच्छा कंटेंट मेरे को मिलता रहेगा, मैं सीखता रहूँगा, और आपके लिए PDF बना के, ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स की PDF बना के आपको समझाता रहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगेगा, आपके डेली लाइफ में भी यही यूज़ होने वाली और काम आने वाली चीज़ें हैं, और आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो बहुत ही, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। DMRC में भी, DMRC मेंटेनर में भी ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं। DMRC मेंटेनर में आए हुए हैं, UPPCL TG2 में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद।